हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी शिक्षा। तो हम प्रीवियस क्लास में भोलाराम के जीव के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम जो इस व्यंग्यात्मक कहानी जो भोलाराम का जीव, इस कहानी से हम क्या समझे ना। ये जो व्यंग्यात्मक कहानी जो भोलाराम का जीव एक ऐसी व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, तो यह एक ऐसी कहानी है, यह एक ऐसे व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों में निहित विसंगतियों का उद्घाटन हुआ है। तो इसमें जो कहानी है, तो इस कहानी में व्यंग का जो विषय है, तो ये जो व्यंग का विषय ही नहीं, मतलब इस कहानी में व्यंग का विषय ही नहीं बनाया गया है, बल्कि उन स्थितियों और विसंगतियों का जो झेल रहे जो आदमी, ठीक है। तो इस कहानी में मतलब इस कहानी में व्यंग का विषय नहीं, बल्कि जो उन स्थितियों और विसंगतियों को झेल रहे जो आदमी की नियति को भी यहाँ पर उद्घाटित किया गया है, ठीक है। समझ में आ रही है ना। तो भोलाराम का जीव एक ऐसी ही व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों में निहित विसंगतियों का उद्घाटन हुआ है। उन्हें व्यंग का विषय नहीं बनाया गया है, बल्कि उन स्थितियों और विसंगतियों को झेल रहे आदमी जो है, वो आदमी की नियति को भी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो इस कहानी में तो इस कहानी में क्या दिखने को मिलती है ना। इस कहानी में पौराणिक कथा को आधार बनाकर, ठीक है, पौराणिक कथा को आधार बनाकर जो व्यंग की निर्मित की है, ठीक है। तो इस कहानी में पौराणिक कथा को आधार बनाकर कहानी में व्यंग की निर्मित की गई है। तो यहाँ पर जो धर्मराज है वो चित्रगुप्त और यमराज, ठीक है। तो इस कहानी में धर्मराज, चित्रगुप्त और यमराज, ये तीनों ही बड़ा चिंतित होकर मैंने चिंता में पड़ जाती है। तो तीनों ही बड़े चिंतित होकर सोच रहे कि 5 दिन पहले जीव त्यागने वाले भोलाराम, ठीक है, तो जीव त्यागने वाले भोलाराम के जीव को लेकर यमदूत इस लोक में क्यों नहीं पहुंचा, ठीक है। उन्हें चिंतित देखकर वहां पहुंचे नारद ने उनकी समस्या का हल ढूंढने हेतु क्या करती है, पृथ्वी तल पर जाने की योजना बनाती है। कौन? नारद, ठीक है। तो नारद पृथ्वी पर पहुंच गए और भोलाराम के जीव की तलाश में नारद अनेक स्थानों पर भटकने के बाद भटकते हैं। तो भटकने के बाद एक दफ्तर पहुंचते हैं और वहाँ के जो कर्मचारियों, ठीक है,
तो वहाँ के जो कर्मचारियों की रिश्वत लेकर ही काम करने की जो पद्धति है, वो पद्धति को देखकर नारद हैरान ही नहीं, परेशान भी हो जाते हैं। ठीक है। अपनी पेंशन पाने के लिए भुलाराम ने रिश्वत नहीं दी थी। जब तक दरखास्तों पर वजन नहीं रखा जाता, कोई काम नहीं होता। और दफ्तर के जो बड़े बाबू है, वो नारद से साफ साफ कहते हैं, आप भुलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भुलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं। उस पर वजन रखते ही पेंशन की फाइलों में से उन्हें भुलाराम के जीव की क्या होता है। तो यहाँ पर जो नारद ने वो क्या करती है, तो ये रिश्वत लेकर वो हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। और भोलाराम ने अपनी पेंशन पाने के लिए वो रिश्वत नहीं दी थी, नहीं दे रही है। और जब तक दरखास्तों पर वजन नहीं रखा जाता, वो कोई काम भी नहीं होता। और दफ्तर के जो बड़े बाबू है, वो नारद को, ठीक है, वो साफ साफ कहते हैं कि आप भोलाराम के आत्मीय है, मालूम होते हैं। तो ठीक है, तो भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं और उस पर वजन रखते ही पेंशन की फाइलों में से उन्हें, ठीक है, तो नारद क्या करती है, तो वो वजन रख देते हैं और उस फाइलों में से उन्हें भोलाराम के जो जीव की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। तो नारद भोलाराम के जीव से कहते हैं, ठीक है, जीव का मतलब क्या है, आत्मा, सोल। ठीक है। वो नारद भोलाराम के जीव से कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहे हैं। पर भोलाराम के जीव की जो विवशता है कि वो पेंशन की दरखास्तें जो है, वो दरखास्त को छोड़कर वो नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसी कथा सूत्र के व्यंग्यात्मक उपयोग द्वारा परसाई जी ने, तो ठीक, जो परसाई जो है, तो इस कहानी के व्यंग्यात्मक उपयोग द्वारा भ्रष्टाचार के जो अमानवीय रूप पर मार्मिक चोट की है और कठिनाई से गुजरना पड़ता है तथा इन सब से लड़ने के बावजूद वो सफलता हासिल नहीं कर सकता है। ठीक है। और इस कहानी में जो व्यंग का मुख्य लक्ष्य क्या है ना, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है। पर लेखक का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है, उसका उद्देश्य व्यंग को मानवीय त्रासदी और करुणा तक ले जाना है। और वह यह दिखाना चाहता है कि कौन, परसाई जी, कि इस व्यवस्था में मनुष्य की क्या हालत हो चुकी है। और इस सच्चाई को लेखक ने इस कहानी में चित्रगुप्त, जो एक काल्पनिक पात्र चरित्र है, इनके द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को बयान
किया है। तो क्या जो महाराज है वो आजकल पृथ्वी पर इसी प्रकार का व्यापार, मैंने यहाँ पर कहने का मतलब है, तो लेखक ने चित्रगुप्त के द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को बयान किया है। तो चित्रगुप्त क्या कह रही है, महाराज आजकल पृथ्वी पर इसी प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। तो ये चित्रगुप्त धर्मराज को कह रही है। तो होजरी के पार्श्वलु के मुझे जो रेलवे के अफसर पहनते हैं और जो मालगाड़ी जो जो यहाँ पर जो लिखा गया है, क्या पर देखिए इस लाइन में, देखिए वही लाइन वो कह रही है कि क्या लिखा गया है। देखिए चित्रगुप्त ने क्या कह रही है। तो यहाँ पर जो चित्रगुप्त ने, ठीक है, चित्रगुप्त एक काल्पनिक पात्र चरित्र है। तो चित्रगुप्त द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को बयान करते हुए तो क्या कहती है वो धर्मराज को ना, क्या कहती है कि महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं, ठीक है, और क्या, और उससे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। तो हुजरी की पार्श्वलू में मुझे रेलवे अफसर पहनते हैं, ठीक है, और मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं, ठीक है। एक बात और हो रही है, ठीक है, एक बात और हो रही है। तो राजनीतिक दलों, तो राजनीतिक दलों के जो नेता है, ठीक है, तो क्या लिखा गया है ना, एक बात भी और भी हो रही है, क्या हो रही है ना, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को, ठीक है, उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं और कहीं भुलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। तो ये जो कथन है, ये कथन चित्रगुप्त ने धर्मराज को कह रही है, ठीक है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को दर्शाने के लिए, बयान करने के लिए वो ये कथन धर्मराज को चित्रगुप्त ने कह रही है, ठीक है। और क्या ना, भ्रष्टाचार के इस खुले आम व्यवहार से आम जनता जानते हुए भी वो चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर नहीं कर सकती है, ठीक है। क्रूर आर्थिक तंत्र में पिसते हुए आदमी की यातनापूर्ण स्थिति की तरफ भी लेखक ने संकेत इस कहानी में किया है। तो इसी तरह ठेकेदारों, इंजीनियरों और कौन है, और कौन, और ओवरसियर, ठीक है, और कौन है, ओवरसियर। तो ओवरसियर के कारनामों को लेकर व्यंग किए गए हैं। क्या व्यंग क्या किया गया है ना, कि व्यंग में यह लिखा गया है कि, क्या लिखा गया है कि बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने
ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। उपसियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर कर हाजिरी भर कर पैसा हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं। ठीक है, तो इन सब के साथ लेखक ने क्रूर आर्थिक स्थिति से संघर्ष करते आदमी की यातनापूर्ण जो स्थिति है, उस स्थिति की तरफ भी संकेत भी परसाई जी ने किए हैं। तो भूलाराम को सेवानिवृत्ति के बाद 5 वर्ष तक पेंशन न मिलना और उसके लिए लगातार भेजी गई दरखास्तों पर कोई कार्रवाई न होना और सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। ठीक है, इस कहानी में। और भूलाराम की पत्नी जो है वो भ्रष्टाचार की इस नृशंस प्रवृत्ति की तरफ संकेत करता है। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलता है तो कुछ और काम करके गुजारा हो जाता है। ठीक है, तो गुजारा करके काम करके गुजारा हो जाता है। पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए हैं और अभी तक कुछ कौड़ी भी नहीं मिली। तो ये भूलाराम की पत्नी कह रही है। तो भूलाराम का जीव स्वर्ग में न पहुंचने के कारण नारद उसकी खोज करने पृथ्वी पर आए हैं। तो भूलाराम की खोज करते करते तो नारद उस दफ्तर में पहुंच गए जहां भूलाराम पेंशन की प्राप्ति के लिए दरखास्तों पर दरखास्तों भेजकर थक गया। तो उसके जीते जी उसे पेंशन नहीं मिल पाई। किसको? भूलाराम को। लेकिन मरने के बाद उन्हीं फाइलों में भूलाराम के जो प्राण है वो वहाँ पर अटक हुए हैं। तो उसका जीव न फाइल को छोड़कर नहीं, ठीक है, नहीं जाना चाहता। तो वो कह रहे कि मुझे नहीं जाना। भूलाराम कह रहे कि भूलाराम का कथन क्या है कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्त में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्त छोड़कर नहीं जा सकता। तो इसी तरह इस कहानी में व्यवस्था को व्यंग का लक्ष्य बनाया गया है और इसमें पड़े हुए जो आदमी की जो करुण स्थिति, उस स्थिति की तरफ संकेत किया गया है। और दफ्तर की जो भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के कारण सामान्य जन की जो तकलीफ बहुत बढ़ गई है और वो इसी प्रकार की व्यवस्था में आगे मजबूर है। तो भूलाराम की नियति इतनी फाइलबद्ध हो चुकी है कि उसका जीव उन फाइल को छोड़कर स्वर्ग भी क्या करती है, नहीं जाना चाहता है। इसी तरह यह कहानी केवल व्यंग को, ठीक है, व्यंग को साधने वाली ही नहीं, ठीक है, साधने वाला ही नहीं, बल्कि इसमें ऐसा त्रासद व्यंग छिपा है जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति को अनावृत करता हुआ मनुष्य की स्थिति को उद्घाटित करता है। तो इस कहानी में यही संदेश दिखने को मिलता है। तो हम इस कहानी पढ़कर हम यही समझ में आ रही है कि जो मैं कहा, तो यहाँ पर तो इसमें जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है, तो इसकी अनावृत करता हुआ मनुष्य की स्थिति को यहाँ पर उद्घाटित किया गया है। ठीक है, तो प्रसाद जी ने जो क्या
तो परसाई जी ने इस कहानी के जरिए सरकारी कार्यों में पनप रहे जो भ्रष्टाचार के कारण सामान्य व्यक्ति की बढ़ती हुई जो परेशानियों का मार्मिक चित्रण किए हैं। जो भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में मनुष्य की क्या हालत हो चुकी है ये भी दर्शाए हैं और मानवीय संवेदनाएं नष्ट होकर मनुष्य अपने स्वार्थ में लिप्त कैसे हो चुका है तथा भ्रष्टाचार के क्रूर व्यवहार, ठीक है, व्यवहार का जो चुपचाप देखने और सहने या सहने के अलावा आम इंसान के पास दूसरा कोई साधन नहीं है, ये दिखने को इस कहानी में मिलती है। और भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सामाजिक जो है और राजनीतिक व्यवस्था और नौकरशाही में बढ़ते हुए जो भ्रष्टाचार, ठीक है, तो इस भ्रष्टाचार के सिंकज में आम आदमी की अवस्था कितनी असहाय हो जाती है और दयनीय भी हो जाती है, ये दिखने को मिलता है। ये संदेश भी इस कहानी में मिलती है। ठीक है, तो मैंने जो कहा को समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये है भोलाराम का जीव की कहानी की जो मतलब उद्देश्य, जो इस कहानी के जरिए परसाई जी ने क्या संदेश दे रही है। ठीक है, तो मैंने जो कहा वो नोट कीजिए और बारंबार प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो कहानी के माध्यम से जो परसाई जी ने जो संदेश दिया, तो ये OSTT एग्ज़ाम, UGC नेट एग्ज़ाम में और CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रही है। और किताब पढ़ने के साथ साथ उस किताब मतलब इस कहानी से हम क्या समझे ये भी याद कीजिए। मैंने जो कहा ये इस कहानी से हम यही समझे। तो ये मेरे बात मैंने जो समझा है इस कहानी के जरिए में, ये पढ़कर मैं यही जो समझा, तो आप सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और नोट कीजिए, एग्ज़ाम में काम आएगा। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में और भी भोलाराम के जीव के बारे में, मैं पात्र के बारे में, कथानक के बारे में, भाषा शैली के बारे में मैं बताऊंगी। तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।